Welcome to my VST YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 8 and this is the fourth lesson tribal societies and the colonial state. ओके तो इस लेसन का ये पार्ट 2 है. ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट 1 देखा है, उसमें कुछ टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है. ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं इस लेसन का पार्ट 2. ओके, तो फर्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन ट्राइबल लाइव्स. मतलब कॉलोनियल रूल मीन्स जो वसाहती जो बना के लोग रहते थे, है ना, वसाहतवाद जो होता था, तो उसके जो नए रूल्स बनाए गए थे उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा ट्राइबल लोगों के लाइफ पे. ठीक है, जो आदिवासी लोग थे उनकी लाइफ पे ये जो कॉलोनियल रूल था इसका इम्पैक्ट, इनका असर उन पर कैसे पड़ा था वो हम देखेंगे. ओके, बिफोर द कॉलोनियल रूल द ट्राइबल सोसाइटीज हैड लिव्ड इन रिलेटिव आइसोलेशन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. With the expansion of the colonial rule in the Indian subcontinent, a great change came about in the life of tribal communities. कॉलोनियल रूल होने के पहले जब आदिवासी समाज जो था वो कैसे रहता था, रिलेटिव आइसोलेशन में. मतलब वो रिलेटिव में ऐसे नहीं, मतलब वो रिलेशन में नहीं रहता था किसी भी, है ना, वो अलग रहते थे, अपने अलग अलग ऐसे वो रहते थे. 100 of years मतलब हजारों ऐसे सालों पहले वगैरह ऐसे जो ये लोग थे वो मतलब कभी भी ग्रुप बना के नहीं रहते थे वो. ठीक है, तो वो कैसे मतलब अलग अलग रहना ही उनकी आदत थी. With the expansion of the colonial rule in the Indian subcontinent, a great change came about in the life of tribal communities. और उसके बाद जब कॉलोनियल रूल का जब उदय हुआ, जब वो एक्सपेंशन हुआ, तब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा चेंज आया. ठीक है, और वो चेंज किनकी लाइफ पर गिना, ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर. Colonialism and not only resulted in the encroachment of forest land by the British but also had an adverse effect on the political, economic and social life of the tribals. तो ये जो कॉलोनियल रूल जब स्टार्ट हुआ तो इसका अतिक्रमण होने के बाद, इसका अतिक्रमण किस पे हुआ, जंगलों का, है ना, क्योंकि जब कॉलोनी बनना स्टार्ट हो गया तो जंगलों का टूटना मतलब स्टार्ट हो गया, है ना, क्योंकि वसाहत बनाने के लिए, कोई बस्ती बनाने के लिए हमें लैंड की जरूरत होती है, और लैंड के लिए हमें वो लोग क्या करते थे, जंगलों को काटते थे. ठीक है, जंगल खत्म करते थे और लोगों को उस जमीन पे क्या बनाते थे, वो बस्ती बनाते थे, है ना, कॉलोनी बनाते थे. तो उसके लिए जो फॉरेस्ट लैंड होती थी उसको फॉरेस्ट काटा जाता था, और ट्राइबल लोग कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, जंगलों में रहते थे आदिवासी लोग, है ना. तो इसलिए जब उनका जंगल मतलब उनका घर होता था, अगर उनका घर ही मतलब खत्म कर रहे हैं तो उन पर उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता था. तो इसलिए उनके पूरी लाइफ पे, उनके पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ पे उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा. ठीक है, तो वही हम क्या क्या असर हुआ उनके लाइफ पे वो हम स्टेप बाय स्टेप जाने. तो पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल इम्पैक्ट. पॉलिटिकल इम्पैक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज. जो आदिवासी एरिया का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी प्रशासन था उस पर पॉलिटिकल इम्पैक्ट किस तरह से पड़ा. The British wanted to bring tribal areas under their complete control. However, they also knew the dangers of exposing them to mainstream society. ब्रिटिशों को क्या चाहिए था, जो आदिवासी एरिया था उसके अंडर पे उनको अपना खुद का कंट्रोल चाहिए था. ठीक है, मतलब जो यहाँ पे आदिवासी लोग जो रहते हैं उनके उस जगह पे उनको खुद का कंट्रोल बनाना था. इसीलिए उन्होंने क्या किया, मतलब ये जानते हुए भी कि वो मतलब एक डेंजरस सोने समाज का, है ना, पूरे समाज में सबसे खतरनाक जो ग्रुप होता था वो ट्राइबल होता था, आदिवासी समाज. उसको बहुत ही मतलब खतरनाक माना जाता था क्योंकि आदिवासी लोग बहुत ही मतलब कैसे वो जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, है ना, तो उनसे सब लोग डर के ही रहते थे. तो उनको ये वो जानबूझ के भी मतलब उनको ये पता होने के बाद भी कि ये जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है आदिवासियों की सबसे मेन है, So the tribal chief were allotted to enjoy their traditional rights nominally
अंडर स्ट्रिक्ट ब्रिटिश सुपरविजन। फिर ट्राइबल के जो चीफ होते थे, मतलब आदिवासी समाज के ग्रुप का कोई एक चीफ पर्सन होता था, तो उसको उन्होंने ट्रेडिशनल राइट्स दिए, उनको अलाउ किया कि मतलब जो सांस्कृतिक अधिकार जो भी होते हैं उनको सब वो ब्रिटिशों के सुपरविजन के अंडर में वो करना, ऐसा उनका मतलब एक उन्होंने उनके साथ सौदा किया। Thus the functions and powers of the tribal chief changed completely under the British rule। और इसके बाद ये सारे जो फंक्शंस और पावर जो थे सब उस ट्राइबल चीफ ने चेंज कर दिए पूरी तरह से ब्रिटिशों के कहने पर, और जो पूरा जो एरिया था आदिवासी समाज का जो भी था वो सारा ब्रिटिशों के कंट्रोल में आ गया। They lost their administrative powers and authority। फिर आदिवासियों ने अपना जो उनका जो पावर था, उनकी जो अथॉरिटी थी वो सब क्या हो गई, उनकी लॉस्ट हो गई। They had to pay a tribute to them and discipline their tribal groups as per the commands of the British। फिर उनको उन्होंने पे मतलब टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिया, जैसे वो बाकी लोगों को करते थे उसी तरह से उन्होंने उन पर टैक्स लगाया। उनको मतलब जो गवर्नमेंट के जो भी ब्रिटिशों के जो भी रूल्स थे, उनके जो डिसिप्लिन थे, उसके थ्रू उनको चलाना, उन पर कमांड करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। The tribal tradition of joint ownership of land was disrupted। This resulted in tensions and conflicts within the tribal societies। और ट्राइबल ट्रेडिशन जब मतलब ट्राइबल की जो आदिवासी की जो ट्रेडिशन था वो पूरा क्या हो गया, डिस्टरप्टेड हो गया, मतलब पूरा खत्म ही हो गया। और सारी उसका रिजल्ट क्या निकला कि हर तरफ ट्राइबल समाज में पूरी तरह से टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट मतलब मुसीबतों का पहाड़ उन पर आ गिरा। ये था उनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट। The economic impact included various aspects that have been discussed hereunder। उसमें जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट में कुछ ऐसे अलग अलग टाइप के उनको नुकसान हुए, वो हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहला है लैंड सेटलमेंट। द ब्रिटिश वर अगेंस्ट जूम सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन दैट रिक्वायर्ड मूवमेंट फ्रॉम वन प्लॉट ऑफ लैंड टू अनदर। ब्रिटिश जो थे वो जूम सिस्टम के अगेंस्ट थे, जो कल्टीवेशन का जो एक सिस्टम था जिसमें क्या क्या किया जाता था, एक जो प्लॉट होता था मतलब खेती की जो एक जमीन होती थी वो वन प्लॉट ऑफ लैंड टू अनदर, मतलब एक प्लॉट का जो भी मालिक था उसको वो दूसरे फ्लैट में वो जो खेती करते थे, तो इसको जूम खेती मतलब जूम खेती का नाम भी आपने कभी सुना ही होगा, है ना। तो वो इस टाइप से किया जाता था। The British found it hard to control the tribals who were constantly on a move. To ensure easy control as well as a regular sources of revenue, they tried to introduce a land settlement in forest areas and fix the revenue demands of each area। मतलब उनको कैसे हर एक खेती, लेकिन ब्रिटिश कैसे थे कि उनको किसी भी तरह से उनसे टैक्स वसूल करना था, किसी भी तरह से पैसा वसूल करना था। तो फिर उन्होंने उस पर भी उन पर मतलब टैक्सेस लगाए, मतलब जो जैसे खेती करते थे, है ना, उसमें से जो बेनिफिट आता था उस पर वो टैक्सेस लगाते थे, उनका रेवेन्यू वसूल करते थे, कर वसूल करते थे उनसे, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ मतलब उन पर भी अत्याचार किए इसमें। अंडर दिस सेटलमेंट द ब्रिटिश फोर्स द ट्राइब्स टू सेटल डाउन एट वन प्लेस। और इस सेटलमेंट फिर उन्होंने उनके साथ एक सेटलमेंट किया, एरिया का जो भी जगह होती थी, है ना, उस पर सेटलमेंट किया उन्होंने। और ब्रिटिशों ने आदिवासियों को ये फोर्स किया कि तुम लोग एक ही जगह पे सेटल हो, मतलब हर जगह आदिवासी कैसे एक जगह पे नहीं रहते थे ना, वो हर एक जगह पे घूमते थे, मतलब पूरी दुनिया हमारी है ये सोचकर वो घूमते थे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। बट ब्रिटिशों ने फिर उन पर बहुत ही अत्याचार किया, उनको बोला कि तुम लोग एक ही जगह पे तुम लोग सेटल हो जाओ। एज अ रिजल्ट दे कुड मेजर लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड फिक्स द रेवेन्यू। और इसका रिजल्ट क्या निकला, ब्रिटिशों ने फिर उनको एक फिक्स जमीन दी उनको, और उस पर उन्होंने रेवेन्यू भी दिया उनको, ठीक है, मतलब कर उनसे उस जमीन के ऊपर कर भी वसूल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। द ट्राइबल ग्रुप्स स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट रेसिस्टेड द पॉलिसी ऑफ द
ब्रिटिश, और जो ट्राइबल ग्रुप था स्पेशली नॉर्थ साइड का, नॉर्थ ईस्ट का, तो वो पूरा किसके अंडर में आ गया, ब्रिटिश की पॉलिसी के अंडर में आ गया। नेक्स्ट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। The British also introduced commercial agriculture to get raw materials for their industries in England. It led to the practice of plantation cultivation, under which cash crops such as jute, indigo, rubber and tea were produced. ब्रिटिश लोग जो थे उनका क्या मतलब खेती का उनका क्या ये था प्रोसीजर, कमर्शियल एग्रीकल्चर वो करते थे, जिसमें जो रॉ मटेरियल्स होते थे जो वो इंग्लैंड की इंडस्ट्री में वो उसको बनाते थे, जैसे उसको उसमें भेजा जाता था, उनका यूज किया जाता था, जैसे कल्टीवेशन करना, प्लांटेशन करना, किस किस चीज़ों का, जैसे जो कैश क्रॉप्स है, मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा प्राइस होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है ना, इसमें है जूट है, इंडिगो है, रबर है ना, और टी, इनका सबसे ज़्यादा डिमांड होता था, और बहुत ही कैश क्रॉप्स होते थे ये, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा इनकम होती थी। तो ऐसे ही यही जो कैश क्रॉप्स है इनकी ही खेती करने के लिए वो उन ट्राइबल लोगों को ज़बरदस्ती करते थे, उनके ऊपर वो अत्याचार करते थे कि तुम उनको ज़बरदस्ती करते थे कि तुम लोग अपनी खेती में यही क्रॉप्स को लगाओ और इनका ही कल्टीवेशन करो, इनका ही सिंचन करो, ऐसे वो उनको फोर्स करते थे। Apart from huge investment of money and labor, this practice also required large fields, so the tribal communities were forced to surrender large tracts of forest land which had been their home for thousands of years. तो इसमें फिर जो ब्रिटिश थे वो बहुत ज़्यादा इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स करके, पैसों की लेबर्स वगैरह लगा के सारी ये तैयारी करके उनको एक लार्ज फील्ड्स दिलाते थे, उसमें वो पूरी खेती उनको कराने लगाते थे, पूरे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को फोर्स करते थे कि तुम लोग इसमें अपना जो भी काम है वो करो, खेती करो, और जो क्रॉप्स है वो उसमें उनको ग्रो करो, और इस तरह से ये जो प्रोसीजर थी वो हजारों सालों पहले से चलती आ रही थी। Thus this broke down the tribal self-sufficient economy. इसकी वजह से ट्राइबल्स की खुद की कोई कभी इकोनॉमी नहीं हुई, क्योंकि जो भी वो खेती में जो भी काम करते थे वो सारा ब्रिटिशों को जाता था और वो लोग बेचते थे, उसका प्रॉफिट वो खुद कमाते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से ट्राइबल लोगों को कोई भी इसमें इकोनॉमी नहीं होती थी, तो उनको इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद था द सिस्टम ऑफ कैश इकोनॉमी। The colonial authorities brought an end to the barter economy of tribal societies. In its place, they introduced cash economy. It was followed by the inflow of large number of merchants, middlemen and money lenders into tribal areas. जो भी कॉलोनियल जो अथॉरिटीज जो थे, मतलब जो कॉलोनी बना के जो लोग रहते थे, है ना, उसमें भी ट्राइबल सोसाइटीज को इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा, और उस जगह पे जो मतलब कैश इकोनॉमी ज़्यादातर चलती थी वहाँ पे, और लार्ज अमाउंट में वहाँ पे उस बिल्डिंग्स में, उस कॉलोनी में कौन लोग रहते थे, ज़्यादातर बड़े लोग, जैसे मर्चेंट्स हो गए, मिडल मैन्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, है ना। मनी लेंडर्स में जो पैसे देता है ना, जिनसे लोन वगैरह लेते हैं, कर्जा वगैरह लेते हैं, ऐसे पर्सन जो होते हैं, तो ऐसे लोग उसमें रहने लगे। पीपल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज कॉल्ड द दिकुस, that meant foreigners or outsiders who came to tribal areas when the land began to be used for cultivation of cash crops. और वो लोग फिर वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो लोग थे, आदिवासी जो लोग थे, उनको वहाँ पे दिकुस के नाम से जाना जाता था, उनको दिकुस कहा जाता था, और इसलिए जो भी फॉरेनर्स वगैरह या फिर जो भी बाहर से आए हुए जो लोग वहाँ पे आके रहते थे, तो वो उनको ट्राइबल लोगों को अपने मतलब ज़मीनों में वही कल्टिवेशन कैश क्रॉप्स करने के लिए वो उनको यूज करते थे, लेबर के जगह पे। द लैंडलेस ट्राइबल वेयर कंप्लेड टू वर्क एज लो पेड लेबरर्स ऑन देयर ओन लैंड्स। वो अपनी खुद की जमीन पे मतलब खुद एक लेबर बन के एक कम पैसों में वो काम करते थे। टू पे land revenue and meet their basic needs, they often had to take money from the money lenders at very high rates of interest. In most cases, they could not return the loan and were compelled to work as bonded laborers.
मतलब वो इतना उनको टॉर्चर किया जाता था कि उनसे रेवेन्यू भी लिया जाता था, और जितना उनको थोड़ा सा पैसा दिया जाता था उसमें से उनको उनके से कुछ बेसिक नीड्स ही पूरी होती थी। और वो फिर उनको मनी लेंडर्स से कर्जा भी लेना पड़ता था कभी कभी, है ना। अगर कोई लोग, और उस पर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता था कर्जों पे, है ना, जो ब्याज वगैरह होता था बहुत ही ज़्यादा लगाते थे। और अगर किसी भी बेचारे गरीब जो लेबरर होता था, अगर वो उसको मतलब अगर वो उसको रिटर्न नहीं करता था या कुछ प्रॉब्लम होती थी लोन उतने टाइम पे अगर वो देता नहीं था, तो उसको बिना पगार के, मतलब बिना पैसों के, उसको पूरा उसका पैसा निकले तक उनको बिना पैसों के लेबर का काम को अपने खेती में कराने लगाते थे। मतलब इतना उन पर टॉर्चर किया जाता था। नेक्स्ट है ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज। The British realized the importance of timber, which was very expensive. It was obtained from trees such as the sal, teak and deodar found in forest. ब्रिटिशों ने ये रियलाइज किया कि जो टिम्बर या फिर जो जैसे जंगलों में जो भी पेड़ होते थे वो बहुत ही कुछ प्राइस, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगे या उनकी बहुत ही ज़्यादा कीमत होती थी, बहुत ही एक्सपेंसिव थे। जैसे उसमें कुछ ट्रीज जैसे साल का पेड़ है, टीक है, देवदार ट्री है ना। तो इनके ये सारे जो ट्रीज थे वो जंगलों में मिलते थे। तो फिर ये उनको ब्रिटिशों को समझ में आया। Thus to get timber required for railway sleepers as well as to increase their revenue, the British passed a number of forest acts by the mid 19th century. फिर उनको जब समझ में आया तब उन्होंने क्या किया, 19th सेंचुरी के मिडल में उन्होंने ऐसे कई सारे नंबर ऑफ फॉरेस्ट उन्होंने ढूंढे जहाँ से उनको ये सारे मतलब जो पेड़ पौधे वगैरह थे, तो वो उनको मतलब वहाँ से मिले, क्योंकि उनकी प्राइस बहुत ही में ज़्यादा होती थी। और वो उनसे भी फिर क्या करते थे, रिवेन्यू निकालते थे, और उन्होंने उस पर अपना रिवेन्यू बढ़ा दिया था। थ्रू द एक्ट्स दे एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल द फॉरेस्ट। फिर उन्होंने अपना सारे फॉरेस्ट पे अपना हुकुम, अपना अधिकार जमाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, पूरा अपना अधिकार कर लिया। Some forests which produced commercial valuable timber such as देवदार और साल were declared reserved forest. फिर उन्होंने क्या किया, जो किसी पर्टिकुलर कोई फॉरेस्ट में अगर देवदार, साल ट्री, इस तरह के अगर ट्रीज बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने उस ट्री को रिजर्व फॉरेस्ट करके घोषित कर दिया। मतलब वो जंगल किसके अंडर में है, किसके रिजर्व में है, ब्रिटिशों के, ठीक है। मतलब वो उनका ही पूरा हो जाता था। इस तरह से उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। No one was allowed access to these reserved zones in search of food or animals. मतलब वो जो भी रिजर्व एरिया है या जो भी रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें कोई अदर पर्सन कोई भी उसमें जा नहीं सकता था किसी भी चीज़ के लिए, फूड्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए उसमें एंट्री नहीं थी। अदर फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और बाकी जो फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट करके वो मतलब उन्होंने अनाउंस कर दिया था। इन दिस फॉरेस्ट ओनली लिमिटेड कस्टमरी राइट्स वेयर गिवन टू द ट्राइबल पीपल। और इस फॉरेस्ट में सिर्फ कुछ गिने चुने लिमिटेड ऐसे जो ट्राइबल लोग से, आदिवासी लोग थे, उनको ही जाने की सिर्फ उन्होंने अधिकार, परमिशन दी थी। Hence the life of tribal which revolved around forest and their product was transformed as the British restricted their freedom to move in and out of forest freely and curbed their rights over forest products. और फिर उन्होंने क्या किया, जो भी आदिवासियों की जो लाइफ थी, उनकी जो जिंदगी थी वो पूरी फॉरेस्ट में ही उनकी गुजरी। और उनके जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते थे वो ब्रिटिश क्या करते थे, अपने अंडर में ट्रांसफॉर्म करते थे और उस पर अपना कब्जा करते थे पूरा। और उनको फॉरेस्ट में जैसे फ्रीली जैसे कोई मतलब घूमने का, मतलब फ्रीली रहने का, फॉरेस्ट में रहने का उनको अधिकार दे दिया था। ट्राइबल्स वेयर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज टू अर्न अ लिविंग। फॉर जो ट्राइबल लोग थे वो ब्रिटिशों को बहुत फोर्स करते थे कि वो उन्हें जाने दे, उनको मतलब अदर दूसरे जगह पे जाके हम कुछ कमाएंगे, वहाँ पे फ्रीली रहेंगे, ऐसे वो उनको बोलते थे। द मूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स सो टू फार ऑफ एरियाज डिप्रेव्ड द ब्रिटिश ऑफ चीप लेबरर रिसोर्सेज। In order to solve this problem, the British gave small tracts of land in forest to zoom cultivators. फिर ये जो मतलब ट्राइबल लोगों ने ब्रिटिशों के खिलाफ कुछ ऐसे
भारी मूवमेंट चलाई, आंदोलन किया, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई उन्होंने। तो ब्रिटिशों ने कुछ ऐसे चीप जो सस्ते ऐसे लेबरर्स वगैरह होते थे उनको उन्होंने अपने कब्जे में किया, और सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने छोटा सा एक आइडिया उन्होंने की, और जो भी फॉरेस्ट का जो थोड़ा बहुत कुछ लैंड था, जो जमीन थी, वो झूम कल्टिवेटर्स को दे दी। दे अलाउड देम टू कल्टिवेट दिस लैंड्स on the condition that the cultivators would provide labor to the British as and when required by them। और उन्होंने ये भी अलाउ किया उनसे कि जो वो ज़मीन पे कल्टीवेशन करेंगे या जो भी ग्रो करेंगे, खेती करेंगे, तो उसको उसमें जो लेबर है वो ब्रिटिश लोग ही खुद अपने थ्रू प्रोवाइड करेंगे, और उनके रिक्वायर्ड के ऊपर। The cultivators were also interested the task of looking after the forest। और जो कल्टिवेटर्स थे, मतलब जो खेती बाड़ी करने वाले जो फार्मर्स थे, वो भी मतलब इसमें उनको हमी भरती थी फॉरेस्ट में, क्योंकि उनको जंगलों में कम से कम रहने का मौका तो उनको मिल गया था। एज लेबरर्स दे गॉट वेरी लो वेजेस फ्रॉम देयर ब्रिटिश एम्प्लॉयर्स। और फिर लेबरर्स के अनुसार वो बहुत ही कम, मतलब ऐसे ब्रिटिश एम्प्लॉय जो थे उनके बहुत ही कम ऐसे अमाउंट में वो भेजते थे काम करने के लिए। कंसिक्वेंटली इन ऑर्डर टू सस्टेन अ लिविंग द कल्टिवेटर्स रिस्टोर्टेड टू मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। फिर से प्रॉब्लम कि वही मतलब उनको बहुत ही कम पैसा देना, ये करना है ना, और फिर उनको वही करना पड़ता था। उनके पास पैसा नहीं तो फिर से मनी लेंडर्स के पास जाओ, पैसे ब्याज कर्जे से मांगो, है ना, फिर ट्रेडर्स के पास जाओ, या फिर कोई बड़े कॉन्ट्रैक्टर के पास जाके वो पैसे मांगते थे। द मनी लेंडर्स एक्सप्लॉइटेड देम बाय चार्जिंग हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। फिर वो जो मनी लेंडर होते थे वो हाई रेट से उनको ब्याज वसूल करते थे। द ट्रेडर्स परचेस्ड गुड फ्रॉम देम एट लो रेट्स एंड सोल्ड देयर गुड्स एट हायर प्राइस। फिर जो ट्रेडर्स वगैरह होते थे वो उनको परचेस करते थे, कम रेट में चीज़ें उनसे लेते थे और उसी चीज़ों को हाई रेट में बेचते थे। द कॉन्ट्रैक्टर्स गेव देम जॉब्स एट लो वेजेस। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे वो उनको कम बजट का या कम पैसे वाला काम उनको देते थे। Thus the plight of the cultivators became miserable। इस तरह से ये कल्टिवेटर्स का बहुत ही मतलब उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ करता था। अब उन पर सोशल इम्पैक्ट क्या गिरा। The small tracts of land given to cultivators did not produce enough for their families. As a result, some members of the family had to go to far off places in search of their livelihood. This resulted in the breakdown of their joint family system। और फिर उसके बाद जो भी छोटे छोटे से जो कल्टीवेटर्स थे, जो भी खेती बाड़ी करने वाले जो भी ट्राइबल लोग थे, उन्होंने उनकी जो फैमिली थी वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इनफ हो गई थी प्रोड्यूस के, जो भी मतलब खेती बाड़ी के जितना भी काम होता था, खर्च जो होता था वो उतना मतलब पूरी फैमिली में वो मतलब उनको उतना सफिशिएंट नहीं होता था। तो इसकी वजह से कुछ लोग जो थे अपने फैमिली से दूर जाते गए काम धंधे के लिए, है ना, और ऐसे ही मतलब कहीं और जाके प्लेसेस पे जाके वो अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए और कुछ काम धंधा या कुछ भी खाने पीने की चीज़ों के लिए वो दूर दूर जाने लगे फैमिली से। और इसका रिजल्ट क्या निकला कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो थी वो वहीं पे ख़त्म हो गया, मतलब फिर अलग अलग होने लगे ऐसे। While some tribes were designated by the British as chieftains, the others were called laborers। और फिर उसमें कुछ ऐसे ट्राइबल्स थे जो ब्रिटिशों के चिफ्टन बन के रह गए और जिनको वहाँ पे लेबर के नाम से जाना गया था, मतलब उनको लेबर ही कहा जाता था वहाँ पे। द चिफ्टन्स लुक्ड आफ्टर द रिजर्व्ड लैंड्स व्हाइल द लेबर्स प्रोवाइड सर्विसेज। और फिर जो चिफ्टन्स थे वो रिजर्व्ड लैंड्स पे लेबर लगा के काम करते थे, उनको प्रोवाइड करते थे उनकी सर्विस, ठीक है। दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ क्लासेस विद इन द ट्राइबल सोसाइटीज। और इसी में वो फिर ये जो क्लासेस ट्राइबल सोसाइटीज का फिर क्लासेस में मतलब बैकवर्ड क्लासेस में उनका इमर्जेंस हुआ, उनका उदय हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का ये पार्ट 2 जो था यहीं पे ख़त्म होता है।
और आज इस पार्ट 2 में हमने जो पॉइंट्स यहाँ इसमें डिस्कस किए, जो भी इम्पैक्ट देखे हमने ट्राइबल सोसाइटी के, तो आई होप आपको ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको इस वीडियो में आज जो भी डिस्कस किए उन सारे जो टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।